हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अधिग्रहण किए गए हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं। इनसे संबंधित भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किए गए हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए निर्देश हैं जिनकी पालना राज्य के द्वारा की जाती है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए एक निर्देश है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान को लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु सामाजिक आर्थिक क्रांति को परिचालित करने हेतु मार्ग सुझाना है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। इसी क्रम में सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। निर्देशक सिद्धांतों का संवैधानिक प्रावधान। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा समस्त स्थानीय शासन भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है। इस प्रकार अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 के तहत निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व होगा। इससे संबंधित भी कई बार कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा अनुच्छेद यह निश्चित करता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं होने का अभिप्राय यह है कि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की उन्नति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38 में नया खंड भाग 2 जोड़कर नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया है, जो उपबंधित करता है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व इस प्रकार हैं जिनकी पालना करना राज्य के लिए आवश्यक है। सामान्य रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देय हो। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा होना चाहिए जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, अर्थात अधिक से अधिक सामूहिक हित होना चाहिए। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य, शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बालकों को किशोर अवस्था में शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे
कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और राज्य सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इसके लिए राज्य किसी भी रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अर्थात अनुच्छेद 39 क के अनुसार निःशुल्क विधिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि निःशुल्क विधिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के द्वारा देय है। तो यह अनुच्छेद है 39 क। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इसके तहत 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित भी कई बार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न किए गए हैं कि पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है या पंचायती राज का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अर्थात पंचायती राज के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 के तहत राज्यों को निर्देश है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अन्य अभाव की दशा में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा। तो आज विधवाओं, असहायों और वृद्ध व्यक्तियों को तथा अनाथों को जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसका प्रावधान अनुच्छेद 41 में किया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपने नागरिकों के लिए काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने का कार्य करेगा तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह अपने नागरिकों के लिए कर्मकारों के लिए काम, जीवन निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। इस अनुच्छेद के तहत भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अर्थात एक समान विधि लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन यह अनुच्छेद आज तक लागू नहीं हुआ है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आज तक लागू नहीं हुआ है। तो यह अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 45 के तहत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत मूल संविधान में प्रावधान किया गया था कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर अनुच्छेद 21 क द्वारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाए जाने के कारण
अनुच्छेद 45 में संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। इस प्रकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन कर निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार भी है, यह एक निर्देशक तत्व भी है और यह एक मूल कर्तव्य भी है। उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास की अभिवृद्धि के लिए विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था अनुच्छेद 46 में की गई है। आरक्षण की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 46 में की गई है। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य के सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 के क्रियान्वयन के लिए बच्चों में पर्याप्त पोषाहार के लिए मिड डे मील कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम पारित किया गया है। इस प्रकार मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम भी अनुच्छेद 47 के द्वारा पारित किया गया है, या अनुच्छेद 47 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान किया गया है। राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित या गठन करके सुधार करने का प्रयास करेगा और गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए प्रयास करेगा तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अर्थात कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं और भारवाहक पशुओं के वध को रोकने के लिए भी प्रयास अनुच्छेद 48 के तहत राज्य करेगा, ऐसा राज्य को निर्देश दिया गया है। लेकिन आप अखबारों में, टीवी चैनलों पर सुनते हैं कि ट्रकों में गायों, बछड़ों और भारवाहक पशुओं को ले जाया जाता है। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 में किया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये भी अनुच्छेद 48 में वर्णित है। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पुलिस कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की यथास्थिति विनाश अथवा निर्यात से रक्षा करेगा। अर्थात राष्ट्रीय स्मारकों को विघटित होने या पतन से या नुकसान से राज्य बचाएगा। अर्थात राज्य राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका
के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 यह प्रावधान करता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अर्थात अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। इस अनुच्छेद में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण को स्वीकार किया गया है, तो वह अनुच्छेद है 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता एवं पंचनिर्णय से सुलझाने की व्यवस्था का प्रयास करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति या भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व एवं उपयोगिता। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है और क्या उपयोगिता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं, अर्थात व्यक्ति मौलिक अधिकारों के समान इनकी उपेक्षा होने पर न्यायालय से सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार रहे हैं। आइवर जेनिंग्स ने नीति निर्देशक तत्वों को पुण्यात्मा, नैतिक आकांक्षा और फेबियन समाजवाद से प्रेरित आदि संज्ञाएं दी हैं। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्मा किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा आइवर जेनिंग्स। तथा नैतिक आकांक्षा किसने कहा है, तो आंसर होगा आइवर जेनिंग्स। नीति निर्देशक तत्वों को फेबियन समाजवाद की संज्ञा किसने दी है, तो इसका आंसर होगा आइवर जेनिंग्स। नेहरू जी के अनुसार नीति निर्देशक तत्व राज्य के समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं। के.एम. पणिकर के शब्दों में ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। अंबेडकर के शब्दों में नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यह कथन किस विचारक का है, तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। प्रो के टी शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन आप कई पेपर देखेंगे, पुराने पेपर देखेंगे, तो आप इस प्रश्न को पाएंगे कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, यह बात प्रो के टी शाह ने कही है। पायली के अनुसार नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी किया गया है। ये कथन जो हैं वो पूर्व के पेपरों में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित हैं, इसलिए इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है तथा ग्रेनविल ऑस्टिन ने
नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। इन तीनों कथनों से संबंधित अनेक बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो आइए हम मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर का अध्ययन करते हैं। तो अंतर इस प्रकार है। प्रथम है, भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं, ये राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं। मौलिक अधिकारों को नकारात्मक कहा गया है क्योंकि वो राज्य के विरुद्ध हैं, वे राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को सकारात्मक कहा गया क्योंकि ये राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। तो दूसरा अंतर है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। जब राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को बाधित कर दिया जाता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और वाद दायर कर सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर वह न्यायालय में नहीं जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को लेकर वह वाद दायर नहीं कर सकता। तीसरा अंतर है, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हैं। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। भारत में मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हैं। नीति निर्देशक तत्व साध्य हैं। नीति निर्देशक तत्व साध्य हैं, जबकि मौलिक अधिकार साधन है। अर्थात मौलिक अधिकारों के द्वारा ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो आदर्श हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इससे संबंधित हमने विस्तार से चर्चा संविधान के स्रोतों वाले टॉपिक में की थी। मूल अधिकार का विषय व्यक्ति है। मूल अधिकार का विषय व्यक्ति है क्योंकि मूल अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का विषय राज्य है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए निर्देश हैं। सातवां अंतर है, मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात मूल अधिकार जिनमें अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। समान सिविल संहिता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी मांग उठ रही है कि मोदी सरकार समान सिविल संहिता को लागू करे। तो इसके लिए हम इसकी डिटेल से विवेचना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया कि वह समस्त भारतीयों के लिए समान सिविल संहिता लागू करे। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह समस्त भारतीयों के लिए एक समान कानून लागू करे, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से हिंदू कानून में सुधार करने का प्रयास भी किया है, परंतु सरकार इसके अतिरिक्त समान सिविल संहिता के मामले में निष्क्रिय रही है। सरकार ने समय समय पर हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से हिंदू कानून में सुधार करने का प्रयास किया है, लेकिन समान सिविल संहिता को लागू करने की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया है। अर्थात समान सिविल संहिता के मामले में सरकार निष्क्रिय रही है। उच्चतम न्यायालय ने साहेबानो केस
1986 में समान सिविल संहिता को लागू करने का निर्देश दिया था, परंतु राजीव गांधी सरकार अल्पसंख्यकों के दबाव में इसको लागू न कर सकी। इससे आगे उच्चतम न्यायालय ने सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद 1995 तथा 2005 में ईसाई पादरी की रिट पर सुनवाई में सरकार को समान सिविल संहिता लागू करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, परंतु सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में समान सिविल संहिता को लागू नहीं कर पा रही है। वर्तमान में भी ये मुद्दा उठा हुआ है। समाचार पत्रों में, मीडिया में इस कानून को लागू करने की मांग उठाई जा रही है। आशा की जाती है कि मोदी सरकार इस समान सिविल संहिता को लागू करेगी, लेकिन यह भविष्य के गर्त में छिपा है। अनुच्छेद 44 में वर्णित समान सिविल संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है। इससे आगे के अध्ययन के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप उड़ान एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।